हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे हम। और कल मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया था। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज़ जाकर के एक बार पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। नीट वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट बायोलॉजी जो आपकी यूनिट है वहाँ से ये टॉपिक लिया गया है। एंड लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमने ये देखा था कि जो प्रोडक्ट है दैट इज़ योर स्टार्च वो कैसे बनता है। वो हमने देखा था कि CO2 और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके पास प्रोडक्ट बन करके आता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, राइट। एंड वहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट आपकी क्या रिलीज होती है, O2 रिलीज होती है। साथ में हमने बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी कल वाली वीडियो के अंदर देखा था। मैंने आपको ये बताया था कि देयर इज़ अ साइट जहाँ पे आपके पास फूड का प्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, एंड दैट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनिल होती है एक्चुअल में जहाँ पे आपके पास खाना जो है प्लांट का वो बनता है, राइट। हमने कहा था कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलती है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन में आपके पास नॉन साइक्लिक पाथवे रन होता है और यहीं पे आपके पास साइक्लिक पाथवे भी रन होता है। एक सिंपल सा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल लीफ के अंदर होता है, बेसिकली लीव्स के अंदर होता है आपके पास। और उसमें अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो आपको बहुत सारी ग्रेना दिखाई दे जाएंगे, प्लस आपको स्ट्रोमा दिखाई दे जाएगा और स्ट्रोमा लैमेली दिखाई दे जाएगा। आई टोल्ड यू कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकोइड के अंदर होगी और जो आपके पास डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं यानी कि जो ATP और NADPH2 बनता है बाय नॉन साइक्लिक पाथवे, और जो ATP बनता है बाय साइक्लिक पाथवे, वो दोनों के दोनों कंज्यूम कर लिए जाते हैं डार्क रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। क्लियर। एक चीज़ और आपकी क्लियर की गई थी कि जो डार्क रिएक्शन है वो इन रियलिटी डार्क नहीं होती है, वो एक्चुअल में एक मिसनोमर है। लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद ही डार्क रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक्चुअल में अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और अगर लाइट रिएक्शन नहीं हो पाई तो आपकी डार्क रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो होनी चाहिए, अदरवाइज योर डार्क रिएक्शन विल नॉट गो प्रोसीड, राइट। फर्दर आगे वो नहीं जा पाएगी। उसके बाद हमने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में डील किया था तो मैंने बताया था कि हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने बताया कि CO2 का क्या रोल है आपकी फोटोसिंथेसिस के अंदर, आपकी O2 जो होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जो आपका एक्शन स्पेक्ट्रा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम होती है वो इंगलमैन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता लगाया था। उसके अलावा यहाँ पे वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे ये पता लगा था कि क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट होता है लीफ के लिए, राइट। अब जिन भी बच्चों ने मेरा पहले वाला लेक्चर जो है वो नहीं लगाया है तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर जाएंगे, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना पार्ट 1 का लिंक भी दे दूंगी, तो जिन भी बच्चों को देखना है प्लीज़ जा करके आप एक बार उसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगी, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड होकर आपके लिए एफर्ट कर पाऊँ और ऐसे ही वन शॉट लेकर के आ पाऊँ, राइट। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बट अगर आपको समझ आता है आप तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, इट्स अप टू यू, राइट। तो ऐसी आपको अगर और भी वीडियोज़ चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर के ऊपर पहले वीडियो चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप अलग कर सकते हो, जिसमें हमने बहुत सारे पिगमेंट का डिस्कशन भी किया था। मैंने कहा था कि क्लोरोफिल होता है, कैरेटिनॉइड्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। हमने बहुत सारे कैरेटिनॉइड्स की बात भी की थी, जैसे कैरोटीन हो गया, कैरोटीन इज अ कैरेटिनॉइड्स, जेंथोफिल इज अ कैरेटिनॉइड, राइट। दीज आर द असेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए ये आपके पिगमेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए इज योर यूनिवर्सल पिगमेंट। उसके अलावा हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात की थी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बताया गया था कि कैसे आपकी जो लाइट होती है, विजिबल वेवलेंथ जो होती है 400 to 700 नैनोमीटर की, उसमें आपकी ब्लू एंड रेड लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है बाय द प्लांट से, ताकि प्लांट उसका क्या कर सके, उसमें अपनी फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर सके। तो जब एक एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को सुपर इम्पोज करके देखा गया तो हमें कंक्लूजन क्या मिला था, वी गॉट कि जो आपका ब्लू एंड रेड वेवलेंथ की लाइट होती है वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है, प्लस वहाँ पर मैक्सिमम आपको एक्शन स्पेक्ट्रा यानी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे दिखाई देती है।
तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है जहाँ पे आपको ओवरलैपिंग इजीली दिखाई दे सकती है। इसके बाद हमने एक बात की थी द डायग्राम विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी, जिसमें हम देखते हैं कि एक रिएक्शन सेंटर है विच इज़ योर क्लोरोफिल ए, और उसके सराउंडिंग में देयर आर लॉट ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स। तो जब लाइट इनके ऊपर आती है तो क्लोरोफिल ए को अननेसेसरी लाइट से प्रिवेंट करने के लिए दीज एसेसरी पिगमेंट्स आर सराउंडिंग द क्लोरोफिल ए, राइट। तो इस क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये शील्डिंग कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको एंटीने भी बोल देते हैं। आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे जो डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड मैं अलग से भी बहुत छोटे पॉडकास्ट भी आपके लिए लेकर के आऊँगी। आप मेरी पॉडकास्ट वाली प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप डिफरेंट चीज़ें जो है पूरा नीट जो है उसकी पूरी बायोलॉजी की पॉडकास्ट आपके लिए बनाऊँगी विद छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होंगे हमारे पास, उनके थ्रू हम अपना पूरा कवर करेंगे चैप्टर को। बट वो उनके लिए होगा जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, जिनके कंसेप्ट बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग है और जो सिर्फ लास्ट मिनट पे दे वांट टू डू देयर प्रिपरेशन, राइट। उनके लिए ये नहीं होगा जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हो तो आप मेरी इन वीडियोज़ के साथ जा सकते हो। ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें समझा देंगी। अब उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, हमने कंप्लीट किया था अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जानना और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। हमने पूरा का पूरा एक सिस्टम देखा था जिसमें आपने देखा था कि अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, राइट। आपके फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट आई थी तो मैंने कहा था कि ये सारा का सारा थाइलाकोइड के अंदर हो रहा है। एंड जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था उसमें आपके पास 2 चीज़ें बनी थी, एक एटीपी बना था, एक NADPH2 बना था। हमने कल की वीडियो में ये समझा था कि जो NADPH2 होता है वो स्ट्रोमा की तरफ बनता है, प्लस एक पॉइंट और बताया गया था कि जो ATP होती है वो भी आपकी स्ट्रोमा की तरफ ही बनती है, राइट। बट हमने कल वाली वीडियो में सिर्फ इतना देखा था कि NADPH2 कैसे बनेगा, हमने इस बारे में डिस्कशन नहीं किया था कि ATP कैसे बनेगी। आज मैं आपको ATP के बारे में भी बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि कैसे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को फॉलो करके हम अपनी एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। प्लस हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात की थी जिसमें यह बताया गया था कि आप इलेक्ट्रॉन आपके एक जगह से रिमूव होंगे या निकलेंगे और एक्साइटेड होकर जब वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं तो वो घूम के फिर से अपने फोटो सिस्टम 1 के पास ही आ जाते हैं। इसका मतलब जहाँ से साइकिल शुरू हुई है वहीं पे फाइनली साइकिल घूम करके आ गई और ख़त्म हो गई है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यू आर गोइंग टू जनरेट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी अगर आप उसको लाइट दे रहे हो तो आपका जो प्लांट है वो क्या देगा, आपको एनर्जी देगा, एटीपी देगा। अगर आप लाइट नहीं दोगे तो आपकी एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो डार्क रिएक्शन नहीं फॉलो हो पाएगी जिसकी वजह से खाना नहीं बन पाएगा। तो चाहे एटीपी हो चाहे NADPH2 हो, दोनों का बनना ज़रूरी है, लेकिन एटीपी जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट में बनती है। उसके अलावा एक NADPH2 आपके पास 3 ATP के बराबर के मॉलिक्यूल देती है, करीबन 3 ATP के बराबर मॉलिक्यूल देती है। मैंने डिफरेंस बताया था आपको बिटवीन द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे में मैंने आपको कहा था कि इसमें 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम Z स्कीम या Z स्कीम भी बोल देते हैं, जो कि एक जिगजैग मैनर में होती है। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सेकेंड चीज़, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिमूव होगा वो मुड़ करके वापस आपके पास उसी सिस्टम के पास नहीं आएगा। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इसके जस्ट अपोजिट है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो मुड़ करके घूम करके वहीं पर आ जाएगा। उसके अलावा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके पास एटीपी और NADPH2 दोनों एनर्जी करेंसी बनती है, बट इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली द एटीपी एज द एसिमिलिटरी पावर आर फॉर्म्ड, राइट। एंड हमने बात की थी कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, क्योंकि आपकी फोटो सिस्टम 1 के पास या फोटो सिस्टम 2 जो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखिए ये जो फोटो सिस्टम 2 आपका इन्वॉल्व है, जब इसने इलेक्ट्रॉन आपने आगे दे दिए तो वो आगे घूम के आगे चले गए हैं, एक्चुअल में वो कभी भी वापस इसके पास नहीं आए हैं। तो इसीलिए इस फोटो सिस्टम 2 को अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ल्यूमन की तरफ वाटर को तोड़ना पड़ता है और वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है
और इलेक्ट्रॉन आपके फोटोसिस्टम 2 के पास चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्लोरीन, मैग्नीज और कैल्शियम आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपकी रिमूव होती है। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कोई भी ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती है। तो ये तो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका एटीपी का फॉर्मेशन की एटीपी कैसे फॉर्म होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बट उसके लिए थोड़ा सा आप एक बार आराम से समझना है ना, और प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर ज़रूर लगा लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लगाया है उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता इस वीडियो को देखने का। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं आता है या आपने कभी ज़िंदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा है हायर प्लांट्स में, तो फिर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। बट येस, अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के साथ जा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था थाइलाकोइड, यहाँ पे मैंने कहीं क्लोरोप्लास्ट बना नहीं रखा, मैं आपको दिखा देती हूँ कल वाली वीडियो के अकॉर्डिंग। तो जब हमने कल क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखी थी बेटा, तो अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? लीफ के अंदर है ना। लीफ की जो सेल्स हैं, मीजोफिल सेल हैं जो लीफ की, उनके अंदर की ऑर्गेनेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अब इस ऑर्गेनेल के अंदर भी आपको क्या चीज़ मिल जाएंगी? दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो मिल जाएगा थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड एक सिक्के जैसी स्ट्रक्चर है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है। और वो सिक्के लाइक स्ट्रक्चर जब आप पाइल अप करते चले जाते हो तो आपका क्या बन जाता है? थाइलाकोइड से ग्रेना बन जाता है। और इसके अलावा पूरी क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा भरा हुआ है। इनके बीच में आपको स्ट्रोमा लैमेली दिखाई दे रही है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब यहाँ इस जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बेसिकली इस एक रेड वाले थाइलाकोइड को जूम करके देखेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, और इसके सराउंडिंग में आप मान के चलोगे जो मैं डील करूंगी वो स्ट्रोमा होगा। क्लियर? मैं एक थाइलाकोइड को उठाऊंगी, इसमें से जो एक रेड वाला है, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ये एक रेड वाला है ना, मैं इसको उठाऊंगी। ये एक थाइलाकोइड है एक्चुअल में, और इस थाइलाकोइड की भी दो क्या है? मेम्ब्रेन है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर और इनर तो है ही, लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि मेसोफिल सेल की एक ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये रेड वाली। इनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड की भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और एक इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर है ल्यूमन, यानी कि खाली स्पेस, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो स्पेस दिखाई देता है उसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड लैमेले। थाइलाकोइड लैमेले, जहां पे क्या चल रही है? आपकी लाइट रिएक्शन, जो कि नॉन साइक्लिक पाथवे को फॉलो कर रही है, वो चल रही है। तो अब मैं इस वाले पार्ट को आपको जूम करके दिखाऊंगी। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। तो बेटा देखो, ये पूरा का पूरा मान लीजिए क्या है? स्ट्रोमा है। ये ग्रीन पोर्शन के बाहर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रोमा है, और ये थाइलाकोइड है। वही रेड वाला पार्ट जो अभी बड़ा करके दिखाया था, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो दिस इज द आउटर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और ये इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड लैमेले। थाइलाकोइड लैमेले। और उसके अलावा जो आपको अंदर का स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड ल्यूमन। इसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड का ल्यूमन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो जो मैंने ब्राउन में दिखा रखा है, दिस इज योर थाइलाकोइड ल्यूमन। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे हो कैसे रही हैं चीजें। सबसे पहले समझते हैं कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी। तो दिस हाइपोथेसिस इज गिवन बाय पीटर मिशेल एंड he got the Nobel Prize। ये बात याद रखना कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज गिवन बाय पीटर मिशेल एंड he got Nobel Prize for his for this discovery और for this experimentations। It explains कि ATP जो है वो बनती कैसे है, हाउ ATP सिंथेसिस अकर। इन्होंने अपनी जो जितनी भी आप ये मान लीजिए अपनी जो पूरी स्ट्रक्चर दी थी कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन्होंने बताई थी, इसके थ्रू उन्होंने ये समझाया था कि आपकी एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है। मैं इसको साइड में रख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यहाँ पे देखो, वही चीज़ होनी है, लाइट रिएक्शन होनी है सारी की सारी। अब यहाँ पे जो आपका थाइलाकोइड ल्यूमन है ब्लू वाला, ये इसके अंदर वाला जितना भी व्हाइट पोर्शन है इसको हम थाइलाकोइड ल्यूमन बोल रहे हैं।
इसके साथ अटैच है आपका फोटो सिस्टम 2, क्योंकि लाइट रिएक्शन चलनी है ना बेटा, लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगी, लाइट रिएक्शन तो थाइलाकोइड में ही चलेगी। तो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ, कौन से वाला फोटो सिस्टम 2? अब मैं एक्चुअल में बात करने जा रही हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, जो मैंने आपको ये वाला पूरा मेथड समझाया था ना, ये वाली पूरी की पूरी प्रोसेस को अब मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आपकी अप्रेस्ड रीजन के अंदर चल रही है पूरी की पूरी नॉन साइक्लिक पाथवे। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन ये पूरी चल रही है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे दिखा दूंगी। अब कल वाली वीडियो से आप इतना समझ गए हो कि इलेक्ट्रॉन अप हिल जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डाउन हिल जाते हैं, फिर अप हिल जाते हैं, फिर डाउन हिल जाते हैं। जब वो अप हिल डाउन हिल जा रहे होते हैं तो वो बीच में एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब वो लास्ट में स्ट्रोमा की तरफ दिखते हैं तो आपका NADPH2 भी बना देते हैं। बट ये हमें समझ में आ गया था। आज हम बात करेंगे कि एटीपी कैसे बन रहा है। तो यहीं पे ये चीज़ समझाई गई है कि जब फोटो सिस्टम 2 है आपका, जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो जब इसके ऊपर लाइट गिरती है बेटा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड कर देता है, जिसकी वजह से उनको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, उनका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फियोफाइटिन, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 2 के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यानी कि क्लोरीन, मैग्नीशियम और मैंगनीज, क्लोरीन, मैंगनीज और कैल्शियम है एक्चुअली ये, कैल्शियम की प्रेजेंस में आपका जो ल्यूमन के अंदर वाटर रखा हुआ है वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, वो टूट जाएगा। इसको हम बोल देते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें आपके 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, मैंगनीज, कैल्शियम और क्लोरीन। इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही अगर एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें हाफ ऑक्सीजन मिलती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो डेफिनेटली हमें 1 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा, अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो हमें 2 ऑक्सीजन, कंप्लीट 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल के टूटने पे हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है, और जब 4 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तो हमें एक कंप्लीट O2 मॉलिक्यूल मिलता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ निकल गई, ये ऑक्सीजन आपकी पूरी की पूरी बाहर निकल गई है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है। तो प्लांट ने ऑक्सीजन को तो कर दिया है रिलीज, ठीक है। अब बाकी का जो इलेक्ट्रॉन था उसका क्या हुआ, वाटर के टूटने पे 2 हाइड्रोजन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया बेटा, फोटो सिस्टम 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर जा चुके थे, तो इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन। अब ये आगे जा रहे हैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अब ये डाउन हिल जाएंगे, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन में जाएंगे, यानी प्लास्टोक्यूनॉन में जाएंगे, जिसको हम PQ बोलते हैं। वहां से आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाएगा, फिर वो प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है, 2 कॉपर सेंटर होते हैं उसके पास, और फाइनली वो फोटो सिस्टम 1 के पास चला जाएगा। क्योंकि एट दैट मोमेंट जब फोटो सिस्टम 2 पे लाइट आई थी, तो फोटो सिस्टम 1 पे भी साइमल्टेनियसली लाइट गिरी होगी, और इसीलिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ गए होंगे, आयरन सल्फाइड के पास चले गए होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए प्लास्टोसाइनिन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए हैं, फोटो सिस्टम 1 को दे दिए हैं कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर। अब आयरन सल्फाइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन से कहाँ जा रहे हैं, FNR, जिसको मैंने कहा भी था आपको कि फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज होता है, जिसको हम FNR बोलते हैं। ये क्या करता है, इसके पास एक खास चीज़ ये होती है कि ये आपका स्ट्रोमा की तरफ लगा हुआ है। आप देख भी सकते हो कि आउटर जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसके जस्ट साथ में सटका हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन में ये जो स्ट्रोमा में NADP+ और H+ रखे हुए थे, स्ट्रोमा में बहुत सारे H+ आयन थे, उनको NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में अंदर से इलेक्ट्रॉन दे देगा और फाइनली NADPH2 बना देगा, विच इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और एक बहुत ही अच्छी एसिमिलेटरी पावर भी होती है। आप इसको तोड़ करके ATP बना सकते हो, तो हमें करीबन 3 ATP मिल जाएंगी, और इसको तोड़ करके ATP बनाने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट ATP का बनना उसको बोला जाता है सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट अगर आप NADPH2 को तोड़ के ATP बना रहे हो तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये कहानी तो कल वाले चैप्टर में भी समझ आ गई थी, कल वाले लेक्चर में भी समझ आ गई थी। बट मैम ATP कैसे बना है, आपका मेन जो क्वेश्चन था ये था कि ATP कैसे फॉर्म हुआ है। तो मैंने आपको कहा भी था कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होते हैं ना, तो ये स्ट्रोमा से उठा के हाइड्रोजन को अंदर की तरफ धकेलते रहते हैं। इतनी बात समझ लो कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपके आगे आगे जा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, उस टाइम पर ये स्ट्रोमा के अंदर रखे हुए हाइड्रोजन को पिक करके कहाँ लेकर के आते रहते हैं, ल्यूमन के अंदर लाते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, PQ जो है वो भी एक हाइड्रोजन कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर है। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठाएगा और अंदर भेज देगा। तो इस वाले टाइम पे भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन आए और अंदर चले गए। उसके बाद भी आप और देखोगे तो और हाइड्रोजन आएंगे और अंदर चले जाएंगे।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से हाइड्रोजन आप अंदर ला रहे हो, हाइड्रोजन इसका मतलब बाहर कम होते जा रहे हैं, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम बोल देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। एक्चुअल में प्रोटॉन पंप के थ्रू प्रोटॉन तो अंदर आते जा रहे हैं, बट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेडियंट, प्रोटॉन बाहर कम होंगे और प्रोटॉन अंदर ज़्यादा होंगे। ऐसी कंडीशन में ग्रेडियंट का मेंटेन हो गया है, ग्रेडियंट मेंटेन हो गया है। अब इसी वजह से जो आपका H+ है वो अंदर ज़्यादा हो गया है ल्यूमन के अंदर, तो ल्यूमन कैसा हो गया, ल्यूमन की pH गिर गई है, ल्यूमन जो है वो एसिडिक हो गया है। अब ये H+ एक कंपोनेंट के थ्रू बाहर जाने लगेंगे, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम बोल देते हैं F0 F1 पार्टिकल, जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सुना था। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जब वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है तो वहाँ पे कुछ ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर F0 F1 नाम से जानते हैं, बट क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है इसीलिए हम उनको CF0 और CF1 के नाम से जानते हैं। अब जो ये गोले वाली स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये F0 नहीं है, मतलब जो जीरो है, जो जीरो जैसे दिख रही है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, CF1 है। क्लियर? और जो आपका 1 जैसा दिखाई दे रहा है वो कंपोनेंट क्या है, CF0। तो जो CF0 है फैक्टर, वो आपका थाइलाकोइड लैमेले के अंदर इम्बेडेड होता है, और आपका जो CF1 है वो आपका लैमेले से बाहर की तरफ यानी कि स्ट्रोमा की तरफ रहता है। और CF1 के अंदर एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ATPase एक्टिविटी, यानी कि इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, और जैसे ही इसको प्रोटॉन मिलने लगते हैं वैसे ही ATP सिंथेटेज जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पास लेकर के आता है और ATP बनाने लग जाता है टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड। क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देती हूँ क्या हुआ एक्चुअल में, कि जैसे जैसे आप आगे चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे थे, तो NADPH2 तो स्ट्रोमा की तरफ बन गया, दैट इज प्रिटी क्लियर टू यू, राइट। लेकिन ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन कैरियर भी एक काम करेंगे। वो कैरियर क्या करेंगे, प्रोटॉन कैरियर आर बेसिकली द प्रोटीन, राइट। तो वो क्या करेंगे, प्रोटॉन को बाहर से उठा करके अंदर लेकर के आते रहेंगे, जिसकी वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनते ही क्या होगा, आपके प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और जिसकी वजह से अंदर की कंडीशन एसिडिक हो जाएगी। आप एसिडिक कंडीशन को नहीं रख सकते हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन को आप बाहर निकालना चाहोगे, और बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल, जिसमें बेसिकली आपका जो F1 है, जो F0 है वो थाइलाकोइड लैमेले में, थाइलाकोइड के अंदर एम्बेडेड होता है, और जो F1 पार्टिकल है वो बाहर की तरफ रहता है। जो F1 पार्टिकल है उसको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हो, और जो CF0 पार्टिकल है उसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन फैक्टर बोल देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है एक्चुअल में, जैसे ही हाइड्रोजन जो है आपके वो आगे जाने लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रोटेट करने लग जाता है, जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन वो रोटेट करने लग जाती है, और उसकी रोटेशन की वजह से जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है। ये पूरी की पूरी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आता है, जिस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दूर दूर रखे हुए थे अब वो पास आ जाते हैं और ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फाइनली हमें ATP मिल गई। कहाँ से मिली, स्ट्रोमा की तरफ मिली। क्यों मिली, ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। किसके थ्रू प्रोटॉन बाहर निकले हैं, आपके इस सिस्टम की वजह से जिसको हम CF0 और CF1 सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि CF0 यानी कि ये और ये CF0 और CF1 जो कॉम्प्लेक्स है ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, दे बिहेव एज अ प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कैरी की जाती है वाया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप हाइड्रोजन को उठा करके बाहर निकाल रहे हो, लेकिन आप उसको एक फैसिलिटी दे रहे हो जिसके थ्रू वो बाहर निकल रही है, एक प्रोटीनेशियस फैसिलिटी आप उसको दे रहे हो, इसीलिए हम इस डिफ्यूजन को क्या बोल देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही लाइट आई है तो लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल टूटा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो थी इसके इनर साइड में जो आपका वाटर है वो मॉलिक्यूल टूट गया है। ATPase इज द एंजाइम टू सिंथेसाइज ATP। जो आपका ये पूरा कंपोनेंट है CF1 का, इसके अंदर एक एक्टिविटी होती है ATPase जो है ये एक्टिविटी शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ATPase सिंथेटेज। इसको हम बोलते हैं बेटा ATPase सिंथेटेज।
ठीक है। और यही क्या करेगा, जब हाइड्रोजन यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ बाहर जाने लगते हैं तो जो एटीपी और जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल वो पास आ जाएंगे और एटीपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फाइनली हमें क्या बनानी थी, हमें तो एटीपी ही बनानी थी। उसके अलावा एक बात और लिखी गई है कि एटीपी हो चाहे वो आपका NADPH2 हो, वो दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनते हैं। किस तरफ बनते हैं एक्चुअल में, वो फॉर्म होते हैं स्ट्रोमा की तरफ। यानी चाहे वो एटीपी हो चाहे वो NADPH2 हो, दोनों ही आपके स्ट्रोमा की तरफ बनते हैं। तो आई होप कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। इससे आगे अब हम चलेंगे। अब बेटा हमने लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया, हमने एटीपी बना ली, हमने NADPH2 भी बना लिया। बना के क्या करें, बनाने के बाद अब हमें खाना बनाना है। प्लांट जो है, मैं तो प्लांट हूँ ना, मैं अपने आप को प्लांट मान के चल रही हूँ, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अगर आप अजम्पशन नहीं लगाओगे, आप सपोज नहीं करोगे, तो कैसे समझ लोगे चीज़ों को, है ना। तो यू हैव टू इमेजिन कि आप एक प्लांट हो और आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। आपके ऊपर लाइट गिरी तो आपने लाइट रिएक्शन से अपना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे चला करके कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को फॉलो करके आपने एटीपी भी बना लिया और आपने NADPH2 भी बना लिया। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको उनको यूज करना है, एटीपी और NADPH2 को स्ट्रोमा के अंदर यूज करना है, स्ट्रोमा लैमेले के अंदर यूज करना है और वहां पर आपको अपना खाना बनाना है। दैट इज योर स्टार्च। आपको स्टार्च बनाना है, राइट। और स्टार्च बनाने के लिए आप एक रिएक्शन फॉलो करते हो जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, विच इज नॉट इन एक्चुअल डार्क। डार्क में वो नहीं होती है, वो होती है लाइट में ही होती है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइट के प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए वहाँ पे, एटीपी और NADPH2 होने चाहिए वहाँ पे। उसके बाद वो कभी भी हो सकती है, बट एक मिसनोमर है, इसको एज सच रख दिया गया था, इसके कोई साइंटिफिक रीजन इसके पीछे नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन, जिसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, इसीलिए हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और बायोसिंथेटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन बोल देते हैं। बायोसिंथेटिक क्यों बोल देते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बनाओगे, स्टार्च बनाओगे, इसीलिए हम इसको बायोसिंथेटिक बोल देते हैं। और एंजाइमेटिक रिएक्शंस बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब तक मैं हजारों बार बता चुकी हूँ कि जो डार्क रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, दैट इज एटीपी एंड NADPH2। अगर ये दोनों होंगे, एटीपी होगा और NADPH2 होगा, तभी जाकर के आपकी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पर रन करेगी, अभी तक जो लाइट रिएक्शन पड़ी थी वो इसके अंदर रन कर रही थी, ठीक है, चाहे वो नॉन साइक्लिक पाथवे हो चाहे वो साइक्लिक पाथवे हो, बट वो यहीं पे रन कर रहा था। अब हम इसके बाहर का देखेंगे, क्योंकि इसने जो बनाया लाइट रिएक्शन, थाइलाकोइड ने लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो NADPH2 हो चाहे वो एटीपी हो, वो दोनों ही स्ट्रोमा की तरफ बनाए हैं। तो अब हम जितना भी डील करेंगे वो पूरा स्ट्रोमा के साथ ही करेंगे, वहीं पे डार्क रिएक्शन चल रही हैं आपकी। तो इट रन इन स्ट्रोमा के अंदर ये चलेगी और इसमें आप दो साइकिल को इन्वॉल्व करोगे, एक तो होगी C3 साइकिल और एक होगी C4 साइकिल, ठीक है, मैं बताऊंगी बैक टू बैक। और एक हम कैम साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे। लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम फंक्शनिंग। लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाइट दोगे, जो डार्क रिएक्शन है उसमें भी लाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि लाइट होगी तभी आपके जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो पाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही क्या कहा, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है और उन एंजाइम के फंक्शन के लिए आपको इसको लाइट देनी पड़ेगी। नाम रख दिया गया है, गलती से नाम इसका डार्क रिएक्शन रख दिया गया है, पर विदाउट लाइट ये भी नहीं हो सकती है। तो बात याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन यहाँ पे भी मतलब कि लाइट यहाँ पे भी जरूरी है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। अब हम दोनों जो नाम आए हैं C3 और C4, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपके स्टार्च का फॉर्मेशन करेंगे। स्टार्च मतलब कि या तो ग्लूकोज या फिर आपका बेसिकली सुक्रोज और फाइनली स्टार्च, ये बना सकते हैं, मतलब फूड प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो वो दोनों आपको कौन सी, ये आपको किस साइकिल से मिल सकता है, या तो C3 फॉलो कर लो या C4 फॉलो कर लो। होती क्या है C3, किस किस प्लांट के अंदर चलती है, वो बात करेंगे अब उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं बेटा C3 साइकिल के बारे में, जिसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है। आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली, ठीक है। C3 साइकिल के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है और इसको हम PCR भी बोलते हैं। वो वाला PCR नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला नहीं, जो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हो, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक CO2 रिडक्शन, PCR, दैट इज द फोटोसिंथेटिक CO2 रिडक्शन। यानी आपने CO2 का रिडक्शन करना है, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कराना है, C6H12O6 हमने बनाना है।
इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना खास इंपॉर्टेंट प्रक्रिया। अब उसमें क्या होगा, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ही समझने की कोशिश करेंगे। बेटा इस लाइट रिएक्शन से आपका ATP और NADPH2 तो बन गया था, ठीक है, बट आपका ये पूरा जो स्ट्रोमा है, मान लेते हैं कि स्ट्रोमा है, पूरा जो स्ट्रोमा है एक्चुअली इस स्ट्रोमा के अंदर एक चीज रखी हुई है, उसको हम बोल देते हैं RUBP, उसको हम बोल देते हैं RUBP, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो स्ट्रोमा है उसके अंदर ऑलरेडी एक चीज रखी हुई थी RUBP, जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, यानी राइबोलोज जो है उसके पास 1 और 5th पोजीशन पे 1 और 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए उसको बोला जाता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब वो यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ था, स्ट्रोमा में रखा हुआ था। अब स्ट्रोमा के अंदर लाइट भी आ रही है, क्योंकि आप लाइट के अंदर सारा काम चल रहा है ना, तो लाइट भी आ रही है वहाँ पे। उसके अलावा एटमॉस्फेयर से CO2 भी आ रही है। जो ये RUBP यहाँ पे रखा हुआ है स्ट्रोमा के अंदर, ये 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट है, मतलब ये एक ऐसी शुगर मान लीजिए जो 5 कार्बन की है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी स्ट्रोमा के अंदर एक एंजाइम भी रखा हुआ है, जिसका नाम है आपके पास जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सीजिनेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, इस स्ट्रोमा के अंदर 2 चीजें अलग से रखी हुई हैं, एक तो RUBP जो कि एक सबस्ट्रेट है, जो 5 कार्बन का एक शुगर मॉलिक्यूल है, और दूसरी चीज रखी हुई है RUBISCO, यानी जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को विच इज अ एंजाइम। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है कि अगर उसको एटमॉस्फेयर से CO2 मिली बेटा तो वो CO2 उठा लेगा, अगर उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा CO2 दिख रही है तो वो CO2 को उठा लेगा, अगर उसको एटमॉस्फेयर में O2 ज़्यादा दिख रही है तो वो O2 को उठा लेगा, यानी उसकी बराबर की एफिनिटी है CO2 के साथ भी बाइंड करने की और O2 के साथ भी बाइंड करने की, तो इसको हम बोलते हैं रूबिस्को, ठीक है। अब यही सारी रिएक्शन हो रही है, आपने प्रोडक्ट ले लिया ATP और NADPH2 अब आपके हाथों में आ चुके हैं लाइट रिएक्शन से, बट अब स्ट्रोमा में जाकर के देखा तो स्ट्रोमा में ये रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, RUBP, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, आपके पास स्ट्रोमा के अंदर RUBP रखा हुआ था। RUBP की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट बिस फॉस्फेट, एक्चुअली हम इसको बोल देते हैं क्योंकि इसकी 2 पोजीशन पे 1st और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगता है, इसीलिए हम इसको RU15 बिस फॉस्फेट बोल देते हैं, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल हम लेके चलेंगे, शुरुआत से हम एक मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल रखे होंगे वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, बट हम एक ही मॉलिक्यूल से शुरुआत कर रहे हैं। तो RUBP का एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है जो कितने कार्बन का है बेटा, जो 5 कार्बन का है, क्लियर हो गया, 5 कार्बन का है एक मॉलिक्यूल। अब एटमॉस्फेयर से इसने एक एंजाइम भी रखा हुआ है स्ट्रोमा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को के पास कार्बोक्सिलेज की भी एफिनिटी है और ऑक्सीजनेज की भी एफिनिटी है, मतलब कि ये RUBP के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है, डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट में किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर CO2 ज़्यादा होगी तो CO2 को उठा लेगा, अगर O2 ज़्यादा होगी तो O2 को उठा लेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसने CO2 को पिक कर लिया है, तो RUBP जो 5 कार्बन का था उसने CO2 का जब एक मॉलिक्यूल अपने एटमॉस्फेयर से उठाया, तो यानी कि अब जो इन दोनों को मिलाकर के प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए, 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ में आई, क्योंकि 5 कार्बन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, तो फाइनली हमारे पास 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है RUBP के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ध्यान से सुनते जाओ, आपने स्ट्रोमा के अंदर RUBP जो रखा हुआ था उसके साथ एटमॉस्फेयर से उठा करके एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं होगा तो पूरी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको CO2 को क्या करना है, फिक्स करना है, इसको हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ CO2 या फिर कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ से कायदे से तो बनना चाहिए था 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट, लेकिन हुआ नहीं ऐसा एक्चुअल में। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन गए, या फिर ऐसे बोल दीजिए एक ही प्रोडक्ट बना लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, यानी 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। चाहे तो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाए या 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बनाया 3PGA। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। एक 3PGA कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। इसको हम और क्या बोलते हैं? ट्रायोज फॉस्फेट बोल देते हैं, जो कि क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को आप C3 साइकिल भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारा वो हमारा 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोला जाता है। और ये क्या बनता है? ये होता है आपका ट्रायोज फॉस्फेट, जिसको आप फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल देते हो, ठीक है। अब आपने जो लाइट रिएक्शन से NADPH2 और ATP बनाया था, अब उसका यूज यहाँ पे आएगा। अब आपके पास जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं 2 मॉलिक्यूल, उनमें ATP भी खर्च करोगे आप और NADPH2 भी खर्च करोगे, जो लाइट रिएक्शन से आपने बना करके रखा हुआ था। यहाँ से जब आपको 3PGA के जब एक मॉलिक्यूल को, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आप यहाँ पे देखो 3PGA जो है उसको आपको कन्वर्ट करना है 3PGAAL में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ पे क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, यानी कि आप बात करोगे रिडक्शन की। आपने ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं 3PGA का एक मॉलिक्यूल लेकर के 3PGAL का एक मॉलिक्यूल बनाती तो मेरा एक ATP और एक NADPH2 जाता, ठीक है। बट हम तो 2 मॉलिक्यूल के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे 6 कार्बन को फिक्स किया है हमने 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में, तो इसके 2 मॉलिक्यूल जो हैं उनके लिए आपको उस 3PGA के 2 मॉलिक्यूल को जब आप 3PGAL के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2 ATP और 2 NADPH2 देने पड़ेंगे। और 2 ATP टूट करके क्या बनाएंगी? एक ATP जब टूटती है तो डेफिनेटली ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटती है। जब एक NADPH2 टूटता है तो वो NADP और H+ के अंदर टूटता है। इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि आप 2 के साथ ही आगे चल रहे हो। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन के बाद आपने क्या बना लिया? ये बना लिया, ठीक है, 6 कार्बन का। समझ में आ गई बात? 6 कार्बन इन द सेंस 2 मॉलिक्यूल बना लिए 3-3 कार्बन वाले, 2 मॉलिक्यूल बना लिए 3-3 कार्बन वाले। अब उनमें से आप जब एक ही टाइम साइकिल को रन करवा रहे हो तो आपने तो सिर्फ एक ही CO2 को फिक्स किया था। अब आप क्या करोगे? आपने जो ये प्रोडक्ट बनाया है इसका सिर्फ एक कार्बन आप आगे दे दो। आप इसका जो फिक्स किया था कार्बन उसी को वापस रिलीज कर दो, क्योंकि ये 6 कार्बन के 2 प्रोडक्ट थे, 2 मॉलिक्यूल थे, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे, टोटल 6 थे, 6 कार्बन थे, उसमें से एक कार्बन आपने दे दिया आगे। बाकी क्या बचा आपके पास? बाकी आपके पास 5 कार्बन बचे, 5 कार्बन के प्रोडक्ट बचे हैं। तो आप उस 5 कार्बन के प्रोडक्ट से वापस जाकर के क्या रीजनरेट कर लो बेटा? RUBP को रीजनरेट कर लो, जो कि ऑलरेडी 5 कार्बन का था, ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपकी फिर से एक और ATP खर्च हो जाएगी। एक ATP खर्च होगी तो इसका मतलब वो किस में टूटेगी? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। 5 कार्बन के मॉलिक्यूल को वापस रीजनरेट करने के लिए आपको एक ATP देनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन, ठीक है। क्योंकि आपको हर बार इस प्रोडक्ट का, इस सबस्ट्रेट का यूज करके CO2 को उठाना है एटमॉस्फेयर से, उसको फिक्स कर देना है, ये आपका काम है। आपको इस सबस्ट्रेट का यूज करके बार बार CO2 को उठाना है और उसको आगे जाकर के फिक्स कर देना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीजनरेट द RUBP। इफ RBP will not generate, RUBP will not generate, so your CO2 will not getting fixed, ठीक है। आपकी CO2 आगे जाकर के फिक्स नहीं होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर C3 साइकिल दैट यू हैव टू रीजनरेट योर RUBP विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। डन। अब यहाँ से एक चीज समझ में आई कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो 3 कार्बन का था। दूसरा मैंने एक चीज कही कि जब आप इसमें रिडक्शन करवाते हो तो आपको 2 ATP और 2 NADPH2 देने पड़ेंगे। आप जब रीजनरेट करवाते हो तो आपको एक ATP देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल 2 ATP यहाँ पर और एक ATP यहाँ पे देना पड़ रहा है और 2 NADPH2 देने पड़ रहे हैं, है ना खास बात।
अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया होगा अगर जिन बच्चों को, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ से देखो बेसिकली बेटा 2 मॉलिक्यूल गए थे 3-3 कार्बन के, है ना, क्योंकि हम तो 5 कार्बन और एक कार्बन को मिलाकर के 6 कार्बन के हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे, 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना लिए थे। फिर उसको जब हमने रिडक्शन करवाया फिर से हमारे पास 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल आए। अब टोटल तो वो 6 ही है कार्बन नंबर में, उनमें से एक कार्बन आप आगे फेंक दो। किस कार्बन को फेंक दिया? जो फिक्स किया था उसको आपने आगे दे दिया। उसका मैं बताती हूँ क्या हुआ। लेकिन यहाँ से बचे हुए जो 5 कार्बन थे उनको आपने यूज कर लिया वापस RUBP को रीजेनरेट करने के लिए, ताकि वो फिर से CO2 को उठा सके और ये साइकिल रन करवा सके। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहां से शुरू किया वहीं से पे खत्म करना है, तो आपको इसको रीजेनरेट करना होगा। और ऐसे कंडीशन में आप फिर से उसको एक एनर्जी करेंसी दे रहे हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, अब आपके पास एक यहाँ से क्या हो गई, CO2 निकल गई। अब एक CO2 तो ग्लूकोज नहीं बनाएगी, आपको पता है, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 कार्बन चाहिए होते हैं। आपने तो सिर्फ एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स किया और एक आगे दे दी, वही जो फिक्स की थी वो आगे दे दी। इसका मतलब अगर आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनवाना है तो यू हैव टू रन दिस साइकिल एटलीस्ट 6 टाइम। आपको 6 बार ये साइकिल रन करवानी पड़ेगी, तब जाकर के आप 6 CO2 को फिक्स कर पाओगे इन ग्लूकोज। ठीक, आपको फ्रक्टोज बनाना हो, पहले आप ग्लूकोज बना सकते हो, फिर आप फ्रक्टोज बना सकते हो, उससे आप सुक्रोज बना सकते हो, आप ग्लूकोज मिलाकर के स्टार्च बना सकते हो। तो फाइनली आप बना क्या रहे हो? आप खाना ही तो बनाने आए थे ना। बन गया खाना, कहाँ पे बना है? स्ट्रोमा के अंदर बन रहा है। यही तो हमारा मेन काम था। हमने लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 को क्यों बनाया था बेटा? इसीलिए तो बनाया था ताकि वो यहाँ पे यूज कर सको। देख भी रहे हो ATP ज्यादा यूज हो रही है, इसीलिए ATP दोनों साइकिल में बनती है, चाहे वो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन हो चाहे वो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन हो, दोनों के अंदर ही ATP तो जरूर बनेगी। NADPH2 सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर बनती है। ठीक है, अब यहां से आपका जो एक कार्बन निकला, ऐसे ही आप 6 बार साइकिल को घुमा दो, आपने ग्लूकोज बना दिया। फिर से 6 बार साइकिल को घुमा दो, आपने फ्रक्टोज बना दिया। अब ये दोनों आपके स्ट्रोमा के अंदर जुड़ के क्या बना सकते हैं? सुक्रोज बना सकते हैं। अगर आपका मन नहीं हुआ फ्रक्टोज बनाने का तो आप एक और काम कर सकते हो। 6 बार साइकिल रन की तो ग्लूकोज बना, फिर से 6 बार साइकिल को रन करवाया तो फिर से ग्लूकोज बना, फिर से 6 बार साइकिल रन करवाई तो फिर से ग्लूकोज बना। ग्लूकोज 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 जोड़ते चले जाओ, आपके पास स्टार्च बन जाएगा। क्लियर हो गया? ब्रांचिंग में अरेंजमेंट हो जाएगी तो स्टार्च बन जाएगा। इसका मतलब यू हैव टू रन दिस साइकिल एटलीस्ट 6 टाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दिस इज द डाटा जो आपको याद रखना होगा कि अगर आप एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम इस साइकिल को 6 बार रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खास बातें हम देख लेते हैं। पहले तो इनके नाम याद रखिएगा कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो है आपका 3PGA, इसीलिए हम इसको 3 कार्बन का ये प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल या कैल्विन मेल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। दूसरा, इस पूरी प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व है। 1 इज योर कार्बोक्सिलेशन, 2nd इज योर रिडक्शन, 3rd इज योर रीजनरेशन। उसके अलावा कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ CO2 होनी होती है। एक और चीज मैंने बताई थी कि जो रुबिस्को है वो भी आपका स्ट्रोमा में ही मिलता है, और रुबिस्को के पास दोनों की एफिनिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी और ऑक्सीजन की भी। ये दोनों के साथ जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे CO2 के साथ जुड़ा है, अगर CO2 एटमॉस्फेयर में कम है और O2 ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में ये O2 के साथ जुड़ जाएगा। एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं है कि पूरे एटमॉस्फेयर में, वो तो क्लियर है कि पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ज्यादा है, बट जो लीफ है उसके आसपास क्या चीज ज्यादा है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है कि अगर रुबिस्को की आपको एफिनिटी चेक करनी है तो ये चेक कीजिएगा कि कौन सी गैस ज्यादा है आपके आसपास, प्लांट के आसपास कौन सी गैस ज्यादा है। तो अगर CO2 ज्यादा है और O2 कम है तो डेफिनेटली जो RUBP है, जो रुबिस्को है, वो कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को शो करेगा। अगर आपके पास CO2 इज इक्वल टू O2 है तो आपकी RUBP दोनों में से किसी को भी पिक कर सकता है। अगर CO2 कम है और O2 ज्यादा है तो आपका जो RUBP है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ठीक है, इसको मैंने इतने डिटेल में समझाया है कि अगर कोई बच्चा इसको सिर्फ C3 साइकिल को समझना चाहता है तो वो बहुत इजीली इसको समझ सकता है। आई डोंट थिंक कि इससे अलग आपको कुछ भी समझने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको एक बार ना थोड़ा सा डाटा भी समझा देती हूँ कि थोड़ा सा एनर्जी करेंसी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके जो नीट एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि अगर आप साइकिल को रन कर रहे हो 1 बार, 4 बार, 6 बार तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अभी मैंने कहा कि कार्बोक्सिलेशन जो है उसमें, यानी फर्स्ट स्टेप में 3 ही स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और तीनों में कितनी एनर्जी जाएगी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो जो कार्बोक्सिलेशन है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो कार्बोक्सिलेशन है आपका, इस कार्बोक्सिलेशन में 1 CO2 खर्च हुई है एक साइकिल में, 1 टाइम में 1 CO2 खर्च हुई है। अगर आप इस पूरी साइकिल को 6 बार रन करोगे तो 6 CO2 जाएगी। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। रिडक्शन में आपको एक मॉलिक्यूल के साथ एक एटीपी लेनी पड़ रही थी, और 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 एटीपी और 2 NADPH2 जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप एक टाइम रन करवा रहे हो साइकिल को तो 2 एटीपी और 2 NADPH2 आपके लगेंगे। बट अगर आप इसी साइकिल को 6 टाइम रन करवा रहे हो तो 2 × 6 2 × 6 तो 12 एटीपी और 12 NADPH2 आपके खर्च होंगे। समझ में आई बात। तीसरी चीज रीजेनरेशन में, जब आप RUBP को दोबारा रीजेनरेट करते हो फ्रॉम 3PgAl 1 मॉलिक्यूल, बेसिकली हम 5 कार्बन की बात कर रहे हैं, एक कार्बन निकल गया था, तो जो 5 कार्बन आप वापस रीजेनरेट करते हो उसमें 1 टाइम की साइकिल के लिए आप 1 ATP देते हो। बट अगर यही चीज आपको 6 टाइम करनी है तो आप इसमें 6 ATP दोगे, ठीक। अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करो तो 1 टाइम के लिए तो आपने 3 ATP दिए हैं, 2 ATP यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर, तो 1 टाइम साइकिल रन करवाने के लिए आपको 3 ATP देने पड़ते हैं और 2 NADPH2 देने पड़ते हैं। बट व्हाट अबाउट द 6 टाइम? अगर आप 6 टाइम रन कर रहे हो तो डेफिनेट सी चीज़ है कि आपको 18 ATP देने पड़ेंगे, क्योंकि 12 ATP आपको यहाँ देने पड़ेंगे और 6 ATP आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, एंड साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ 12 NADPH2 ही यहाँ पर देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि ATP तो डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है ना, तो एक ATP तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये तो सबस्ट्रेटिव फॉस्फोराइलेशन है। लेकिन NADPH2 का क्या काम है? एक्चुअल में एक NADPH2 अप्रॉक्सली 3 ATP के बराबर होती है, 3 ATP के मॉलिक्यूल के। तो NADPH2 को जब तोड़ के ATP निकाली जा रही है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपकी 12 NADPH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सली 36 ATP आपको दे देंगे। जिसको मेरी बात समझ में आ गई होगी वो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा कि कैसे मैंने कहा कि 12 NADPH2 आपको अप्रॉक्सली 36 ATP के अराउंड आपको दे देंगे, ठीक है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि C3 साइकिल जो है वो कॉमन टू ऑल है, मतलब आप जितने भी प्लांट देख रहे हो सबके अंदर C3 साइकिल तो चल ही रही है। C3 साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो चलेगी ही चलेगी हर प्लांट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये आपका ये देखने के लिए कि जो ये CO2 आपने एटमॉस्फेयर से दी है क्या ये आपकी ग्लूकोज में फिक्स हो रही है, इस चीज़ को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसके ऊपर किया गया था? क्लोरेला और ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर किया गया था। एंड फाइनली ये समझ में आया था कि अगर आप 14 आइसोटोप वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो कार्बन है वो दे देते हो तो फाइनली जो आपका ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो CO2 होगी या जो C कार्बन होगा वो 14 कार्बन वाला आइसोटोप ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आया था कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फिक्स कर रहे हो क्या वही ग्लूकोज में आती है, तो ये समझ में आ गया था बिकॉज यहाँ पे अगर 14 आइसोटोप वाला कार्बन देते हो तो वही आपको ग्लूकोज के अंदर भी दिखाई देता है। दिस इज ऑल अबाउट द C3 साइकिल। मुझे नहीं लगता इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है C3 साइकिल और कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर, एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई इसको आगे सब कुछ हलवा लगने वाला है, उसके लिए आगे कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। अब मैं C4 साइकिल के बारे में बात करूंगी बेटा थोड़ा सा। C4 साइकिल जो है इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। मैंने आपको कहा ना कि डार्क रिएक्शन जो है वो या तो C3 साइकिल के थ्रू स्टार्च बनाती है यानी फूड बनाती है, या फिर वो C4 साइकिल के थ्रू क्या बनाती है? अपना फूड बनाती है। C4 साइकिल क्या होती है? इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, समझाऊंगी कैसे। इसको हम डबल PCR यानी कि फोटोसिंथेटिक कार्बोक्सिलेज रिडक्शन साइकिल बोल देते हैं, या फिर हम इसको HSK यानी हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोल देते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर किया था हैच स्लैक कोर्टचेक ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, जिनको जो है बाद में मतलब कि अवॉर्डेड भी किया गया था, और उन्होंने स्टडी की थी किसके ऊपर? मेज के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। इस साइकिल की कुछ खास बातें ये हैं कि ये साइकिल हर प्लांट के अंदर रन नहीं करती है। ये साइकिल ऐसे एनवायरनमेंट में रन करती है जहाँ पे वाटर की कमी होती है प्लांट्स के लिए। तो जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में आपको मिल जाएंगे या ऐसी जगह मिल जाएंगे जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे आपको प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल रन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अब C4 साइकिल, अब मैंने आपको कहा कि आपको ज़्यादातर कहाँ मिलती है?
जिन प्लांट्स के अंदर मिलती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर तो ये मोनोकोट में आपको दिखाई देगी, लेकिन मोनोकोट के एग्जाम्पल तो वीट और राइस भी होते हैं। तो याद रखिएगा, वीट और राइस के अंदर आपको C4 साइकिल नहीं दिखाई देती। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो C4 साइकिल है वो हर एक प्लांट के अंदर नहीं दिखाई देती है, बट मैक्सिमम ये मोनोकोट के अंदर ही दिखाई देती है। देयर आर सम डाइकोट्स जिनके अंदर आपको C4 साइकिल दिखाई देगी। मोनोकोट में भी कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे C4 साइकिल आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि वो मोनोकोट होते हैं। जैसे कि वीट और राइस बोथ आर मोनोकोट, बट इनके अंदर आपको C4 साइकिल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, C4 साइकिल आपको कहाँ दिखाई देगी? मेज में दिखाई देती है, एमरेंथस में, सोरघम में, शुगर केन में। ज़्यादातर ये सारे ही क्या है, मोनोकोट हैं, इसीलिए आपको इनके अंदर ये दिखाई दे सकती है। बट देयर आर सम डाइकोट्स, जैसे कि आर्टिप्लेक्स हो गया, एमरेंथस भी एक डाइकोट है, तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई दे जाएगा? आपको एमरेंथस मोनोकोट नहीं, एक्चुअली डाइकोट है, तो इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई दे जाएगा? C4 साइकिल दिखाई दे जाएगी। ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो C4 साइकिल है वो आपको एक स्पेशल कंपार्टमेंट में स्पेशल तरीके से दिखाई दे रही है। अब तक मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मेसोफिल लीफ के अंदर होती है। ठीक है, तो जो मेसोफिल सेल के अंदर होती है, यानी कि जो लीफ है उसकी मेसोफिल सेल के अंदर होती है, बट वहां पे आपको बंडल शीट जैसी सेल्स नहीं दिखाई देती। अब मैम ये क्या है बंडल शीट सेल? देखो, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि हर एक प्लांट की जो लीफ होती है, मान लीजिए एक लीफ है, और यहाँ पे ऐसे ही समझा देती हूँ नॉर्मली इमेजिन करके, कि मान लीजिए एक लीफ है आपके पास, है ना, तो इस लीफ में आपके वस्कुलर बंडल होंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम होगा। अब जाइलम और फ्लोएम के सराउंडिंग में अगर आप किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे पानी प्रॉपर है और पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे उन वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में मेसोफिल सेल्स आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, बट अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे पानी की कमी है, तो आपको उन वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में पहले एक बंडल शीट सेल दिखाई देगी और उसके बाद आपको मेसोफिल सेल दिखाई देंगी, ओनली टू प्रोटेक्ट द स्टोमेटा ऑफ द सेल। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यहाँ पे लीफ जो है उसके जो वस्कुलर बंडल हैं, जो जाइलम फ्लोएम है, जो पानी को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग में पहले आपको ये बंडल शीथ सेल दिखाई देगी और फिर फाइनली उसके सराउंडिंग में आपको ये मेसोफिल सेल्स दिखाई देंगे जो कि एक रिंग में अरेंज होती हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी बोल देते हैं। तो जो C4 प्लांट होते हैं उनकी लीफ के अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है? वस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में आपको दिखाई देंगी वस्कुलर बंडल शीथ या बंडल शीथ सेल हम इनको बोलते हैं, और फाइनली इसके सराउंडिंग में आपको मिल जाएगी मेसोफिल लीफ, जिसको हम मेसोफिल सेल्स, जिसको हम बोल देते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। यहाँ पे एक बात लिखी है कि आपकी जो बंडल शीट सेल होती हैं एक्चुअल में वो थिक सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, एंड इस बंडल शीट सेल में मोर स्ट्रोमा लैमेली होते हैं। अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन में हमने स्ट्रोमा लैमेली के बारे में पढ़ा था, और लाइट रिएक्शन से पहले हमने जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो वहाँ भी हमने ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली, इन सब के बारे में बात की थी। मैंने कहा था कि स्ट्रोमा लैमेली के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे ATP और NADPH2 बनते हैं ज़्यादा। डार्क रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 हैं वो खर्च हो जाते हैं और स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बंडल शीट सेल जो है इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि ये थिक होती हैं। एक्चुअल में ये जो सेल्स होती हैं ये थिक होती हैं, थिक सेल वॉल इनकी रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये थिक होती हैं और इनके पास ज़्यादा स्ट्रोमा लैमेली होती है, मतलब कि ज़्यादा खाना फॉर्म होगा यहाँ पे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन सेल्स के अंदर, ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लेस होते हैं, इन विच लेस थाइलाकोइड इज प्रेजेंट। मतलब कि स्ट्रोमा लैमेली तो ज़्यादा होती है बट थाइलाकोइड कम होते हैं। क्लियर है? तो इतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझो कि जो बंडल शीट सेल है उनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है और इनमें थाइलाकोइड तो कम होते हैं लेकिन स्ट्रोमा लैमेली ज़्यादा होती है। और इसी वजह से स्ट्रोमा लैमेली में आपको पता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है, तो यहाँ पे भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको मिलेगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, कभी भी NADPH2 नहीं बनता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें लेस थाइलाकोइड है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को आप एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, यानी कि जिसमें ग्रेना कम होंगे उसको आप कम होंगे, एब्सेंट होंगे, उसको हम एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज बोली,
मैंने एक चीज़ बोली कि इसके पास क्रेन्स एनाटॉमी है। क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, कुछ बेनिफिट्स होते हैं उसके कि वो CO2 की फिक्सेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है और वहाँ पे कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और बेटर वाटर यूटिलाइजेशन होता है। ये सब क्या बोल गई हूँ मैं, इसको थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ समझो कि यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल के सराउंडिंग में जो मीजोफिल सेल्स हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट, ऐसे क्लोरोप्लास्ट हैं जिसमें थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लैमेली दोनों ही प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल थी उसमें सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट थी, ग्रेना नहीं थे, इसलिए हम इसको ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे दोनों होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे दोनों आपको दिखाई दे जाएंगी। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ अकर हियर, इसको हम बोलते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स आर अरेंज इनटू अ रिंग लाइक मैनर, जिसको हम बोलते हैं रेथ या फिर रिंग लाइक, हम इसको बोल देते हैं रेथ या रिंग लाइक। हो क्या रहा है यहाँ पे, समझो इस चीज़ को कि जो मीजोफिल सेल्स हैं उसको मैंने इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है। जो मीजोफिल सेल्स हैं उनको इस यहाँ पे एक डब्बे में बना रखा है मैंने समझाने के लिए, और जो वस्कुलर बंडल शीथ सेल है उसको इसके एडजेसेंट में बना दिया है। जो आपकी मीजोफिल सेल है और जो बंडल शीथ सेल्स है, दे आर कनेक्टेड विद द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जिसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से चीज़ें यहाँ जा सकती हैं और यहाँ से चीज़ें यहाँ जा सकती हैं, क्योंकि ये बंडल शीथ सेल है, इसके लिए इस सेल की जो सेल वॉल होगी या जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल वॉल ही बोलेंगे एक्चुअली, तो वो क्या होगी, थिक होगी। ये देखो मैंने थिक ऑरेंज कलर में थिक बना भी रखी है। तो ये इतनी थिक है कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल, जो ये वस्कुलर बंडल थे आपके, वस्कुलर बंडल, जो वस्कुलर बंडल शीथ है वो इतनी ज़्यादा इम्परमिएबल होगी, इतनी ज़्यादा मोटी है, जिसकी वजह से वो क्या है, इम्परमिएबल है। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए और अदर मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब ना तो यहाँ ऑक्सीजन आ सकती है ना यहाँ पे से ऑक्सीजन जा सकती है। तो अगर ऑक्सीजन आ नहीं सकती, ऑक्सीजन जा नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में प्लांट सांस नहीं ले सकता, फोटो रेस्पायरेशन नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल के पास अब एक चीज की कमी है जिसको हम बोलते हैं रुबिस्को। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट, इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना होंगे, और इस स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, RUBP दिखाई दे जाएगा। बट इसके स्ट्रोमा के अंदर RUBP आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर एक और एंजाइम है जिसको हम, ना ही इसके अंदर रुबिस्को आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का है, और एक एंजाइम मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पैपको। ठीक है। तो एक आपका सबस्ट्रेट है, जैसे वहाँ पे RUBP सबस्ट्रेट था C3 साइकिल में और रुबिस्को एंजाइम था, वैसे ही यहाँ पे फोस्फोइनोल पाइरुवेट सबस्ट्रेट है और पैपको यहाँ पे एंजाइम है। तो CO2 बाहर से आई मीजोफिल सेल में, तो एक मिनट, यहाँ पे मीजोफिल सेल से CO2 लीफ के अंदर, मतलब कि CO2 ने एंट्री की मीजोफिल सेल के पास, तो पहले मीजोफिल सेल से वो टकराई। अब इस मीजोफिल सेल के अंदर रखा हुआ है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का सबस्ट्रेट है। इसने पैपको की प्रेजेंस में CO2 को फिक्स कर दिया और 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का है, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है उसमें 4 कार्बन होते हैं। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, जो अगेन 4 कार्बन के हैं। ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है सेल का, यहाँ पे भी ये साइटोप्लाज्म बंडल शीथ सेल का दिखाया गया है। अब ये मैलिक एसिड की टेंडेंसी होती है कि ये क्रॉस कर सकता है वाया प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और ये पहुंच जाता है मैलिक एसिड आपका बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है। बंडल शीथ सेल के अंदर एक खास बात ये होती है कि मैलिक एसिड टूट जाता है 2 चीज़ों में, एक तो पायरुविक एसिड में और एक CO2 में, और बंडल शीथ सेल के पास रखा हुआ होता है RUBP सबस्ट्रेट, जो कि एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट था अगर याद हो, और यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम भी रखा हुआ है। तो इस RUBP ने तुरंत फिक्स कर लिया CO2 को, और रुबिस्को की प्रेजेंस में यहाँ पे C3 साइकिल रन होने लग गई, किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर। यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका स्टार्च बनेगा या ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करवाई थी कि 18 ATP खर्च होंगे और 12 NADPH2 खर्च होंगे और 6 CO2 फिक्स हो जाएंगी अगर 6 टाइम साइकिल को रन करोगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे 18 ATP का लॉस होगा और 12 NADPH2 का लॉस होगा। बट इसका क्या हुआ, जो 3 कार्बन का था जिसको हम पायरुविक
पायरुविक एसिड बोल रहे थे, एक्चुअल में इसकी भी टेंडेंसी है कि प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाता है, मेसोफिल सेल के अंदर पहुँच जाता है। तो ये वापस मेसोफिल सेल के अंदर आ गया। मेसोफिल सेल के अंदर आपको एक और एंजाइम देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फोस्फोइनोल पायरुवेट सिंथेटेज। ये क्या करेगा, ये पायरुविक एसिड को वापस कन्वर्ट कर देगा फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। लेकिन इस टाइम पर इसकी एक एटीपी खर्च हो जाएगी एएमपी में डायरेक्ट। इसका मतलब एटीपी से एडीपी बना और एडीपी से एएमपी बना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन बाइफॉस्फेट बना या डाइफॉस्फेट बना, और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इसका मतलब आप एक एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट हुई तो वो इक्विवेलेंट होगी 2 एटीपी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि करीबन 2 एटीपी खर्च हो रही हैं पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, जो कि पीईपी सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। पेप्को हो चाहे पीईपी सिंथेज हो, ये दोनों ही आपके मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे कोई आरयूबीपी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रुबिस्को नहीं है, बट यहाँ पे बंडल शीथ सेल के अंदर आरयूबीपी भी है और बंडल शीथ सेल के अंदर आपका जो रुबिस्को है वो भी है। खास बात यहाँ पे क्या हुई कि ये सब क्यों हुआ, इतना क्यों प्रॉब्लम ली गई, एक्चुअल में इतना सब क्यों किया गया। एक्चुअल में एक बात देखो, मैंने कहा था कि रुबिस्को के पास टेंडेंसी होती है कि वो CO2 को भी उठा सकता है, वो O2 को भी उठा सकता है, राइट। आप डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट के प्लांट की बात कर रहे हो, मान लेते हैं मोनोकोट की, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए वहाँ पे CO2 की कमी होगी तो उस कंडीशन में आपका जो ऑक्सीजन है उसको उठा लिया जाएगा, तो फिर ये आपका C3 नहीं बन पाएगा, साइकिल जो है ये C3 रन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये तभी रन होती है जब CO2 को फिक्स कर लेते हो। तो इसीलिए आपने बंडल शीथ सेल को चुना, क्योंकि यहाँ से O2 अंदर नहीं आ जा सकती, CO2 तो अंदर से ही मिल रही है, तो बाहर से CO2 नहीं आई है इसके पास बंडल शीथ सेल में, तो यहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ रुबिस्को जो है उसको CO2 ही मिलेगी, तो C3 साइकिल ही चलेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सिर्फ C3 साइकिल ही रन होगी। ठीक है, तो ये था स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और ये था साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो मुझे कुछ चीज़ें आपको समझानी है, तो मैं एक बार पढ़ के समझा देती हूँ आपको। देखो, जो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेगा, यहाँ पे जो पेप्को एंजाइम आया था, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन रुबिस्को। रुबिस्को से भी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा यही पिक करने की टेंडेंसी रखता है, रुबिस्को से भी ज़्यादा। रुबिस्को तो बेचारा खेल रहा है, जो ज़्यादा मिलेगा इसको ये उसको उठा लेगा, लेकिन पेप्को सिर्फ और सिर्फ CO2 को उठाने की जो ताकत है वो ज़्यादा रखता है। इन C4 साइकिल मोर फोटोसिंथेसिस आकर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, क्यों? बिकॉज फॉर द कंपिटिशन ऑफ CO2 टू कंबाइन विद रुबिस्को O2 इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि O2 तो बेटा आ जा ही नहीं सकती है, क्योंकि इसकी शीट जो है बहुत मोटी है, इम्परमिएबल है O2 के लिए, तो इसको सिर्फ और सिर्फ CO2 ही मिलेगी। तो रुबिस्को का कंपटीशन कम हो गया है, ये सिर्फ CO2 को ही उठाएगा, O2 तो इसको मिल ही नहीं रही है, और ऐसी कंडीशन में ये साइकिल को ही रन करेगा। is not present because membrane of the bundle sheath cell is impermeable for O2। ठीक है, तीसरी चीज, बंडल शीथ सेल जो है ये मोर ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा, मोर ग्लूकोज विल फॉर्म विच पास फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ऑफ वस्कुलर बंडल शीथ गोज टूवर्ड्स द फ्लोएम एंड पास टू द होल प्लांट। ये और भी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपका खाना बना है ये बंडल शीथ सेल डायरेक्ट कनेक्शन में है किसके, वस्कुलर बंडल के, यानी जाइलम और फ्लोएम के। तो यहाँ पे जो स्टार्च बना वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, फ्लोएम के पास चला गया, और वो ईजिली आपके प्लांट के अंदर ट्रेवल हो सकता है। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब इस ड्यूरिंग वन साइकिल की अगर हम बात करें तो टोटल एटीपी कितना लॉस हो रहा है, तो रुबिस्को के अंदर 3 एटीपी एक साइकिल को रन करने के लिए लॉस हो रहे थे, एक साइकिल की बात कर रहे हैं हम। टोटल एटीपी C3 साइकिल को रन करवाने के लिए एक मॉलिक्यूल के CO2 फिक्सेशन का अगर एक मॉलिक्यूल करना हो फिक्स, तो उस कंडीशन में 3 एटीपी जा रहे थे और 2 NADPH2 जा रहे थे। तो ये तो था C3 के लिए, लेकिन इस पूरी साइकिल में कितने एटीपी जाएंगे, 3 तो इसके लिए गए एटीपी और 2 एटीपी एक मॉलिक्यूल को वापस फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे गए, यानी कि टोटल 5 एटीपी गए हैं और 2 NADPH2 मॉलिक्यूल गए हैं। लिखा भी है दैट ड्यूरिंग द वन साइकिल टोटल एटीपी लॉस जो है वो 3 + 2 है 5, और अगर आप 6 टाइम रन करा दोगे तो वहाँ पे आपकी जो है 5 × 6 यानी कि 30 एटीपी खर्च हो जाएगी। और टोटल NADPH2 लॉस तो सिर्फ यहीं पे हुआ है ना, इसके अंदर जब आपने वापस से पूरा प्रोसेस किया तो यहाँ पे तो कोई NADPH2 का कोई दिक्कत ही नहीं थी, पूरी C3 साइकिल में ही NADPH2 जाती है। तो टोटल NADPH जो लॉस हुआ है वो 2 का हुआ है, 12 NADPH2 अगर 6 टाइम इसको रन करवाओगे तो जाएगा।
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, C4 है। खास बात ये है कि जो बंडल शीट सेल है उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, और डेजर्ट में इसलिए क्योंकि यहाँ से वाटर वेपर भी ज़्यादा नहीं जा सकते हैं बाहर, तो इसलिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक, अब मैं इसके दोनों के बारे में, यानी बंडल शीट सेल और जो मेसोफिल सेल है आपकी, इनके बीच में डिफरेंस देख लेती हूँ। जो बंडल शीट सेल है एक्चुअल में उसके पास एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, यानी इसमें स्ट्रोमा लैमेली ज़्यादा है, तो स्टार्च भी ज़्यादा बनेगा। इसमें ग्रेनल है, यानी कि यहाँ पे आपका ATP और NADPH2 ज़्यादा बनेंगे। ये थिक वॉल होती है बंडल शीट सेल, आप देख भी सकते हो ये थिक वॉल थी, इम्परमिएबल टू गैस, हैविंग कंसेंट्रिक लेयर्स, इंटरसेल्युलर स्पेस रिड्यूस्ड और एब्सेंट, तो ये इसकी खास बातें हैं। बट यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स है दे आर लूज एंड हैविंग द इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल्स के बीच में आपको स्पेस इजीली दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन स्ट्रोमा, जो बंडल शीट सेल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली है जिसके अंदर साइक्लिक रिएक्शन चलेगी, नॉन साइक्लिक नहीं चलेगी, यानी ATP ही बनेगी, NADPH2 नहीं बनेगा। यहाँ मेसोफिल सेल में दोनों ही बनते हैं, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक, दोनों के दोनों थाइलाकोइड के अंदर रन हो रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपका ये मैंने आई थिंक बेसिकली गलत लिखा है। जो बंडल शीट सेल है वहाँ, बंडल शीट सेल जो है वहाँ पे आपका मैलिक एसिड एंट्री करता है और C3 एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे C3 आपका पूरा साइकिल में रन होगा आगे, और यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर आपका C4 बनेगा, यानी कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वो आपका मेसोफिल सेल के अंदर ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो खास बात और आई थिंक लिखी हुई है इसके रिगार्डिंग कि जो C4 प्लांट्स होते हैं दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस फाउंड। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में है, यानी आधा काम मेसोफिल सेल कर रही है, आधा काम आपकी बंडल शीट सेल कर रही है। साइकिल जो है वो रन कर रही है विद द हेल्प ऑफ द बोथ बंडल शीट सेल और मेसोफिल सेल कॉल्ड कोऑपरेटिव साइकिल। अगर मेसोफिल सेल नहीं होगी तो C4 एसिड नहीं बनेगा, अगर आपकी बंडल शीट सेल नहीं होगी तो C3 एसिड नहीं बनेगा, और आपका जो बना था पायरुविक एसिड वो भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए दोनों एक साथ काम कर रही हैं, मिलजुल के काम कर रही हैं, इसीलिए हम इस साइकिल को कोऑपरेटिव साइकिल भी बोल देते हैं। C4 प्लांट्स की बात करते हैं, खास चीज़ क्या है इसमें, फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट है क्योंकि बंडल शीट सेल एक ऐसी सेल है जो आपकी ऑक्सीजन को ना आने देती है ना जाने देती है। 2 टाइम CO2 फिक्सेशन हुआ है, एक बार तो आपने CO2 को यहाँ पे फिक्स किया, बेटा ध्यान से देखो, और एक बार आपने CO2 को यहाँ पे फिक्स किया है, ये देखो RUBP के साथ, तो इसलिए 2 टाइम CO2 फिक्सेशन है। पैप्को शो हाई CO2 एफिनिटी देन रुबिस्को, CO2 की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा पैप्को के लिए है, इस एंजाइम के लिए है। एंड रुबिस्को डज नॉट शो एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन द CO2 एंड द O2 बिकॉज बंडल शीट सेल इज इम्पर्मिएबल फॉर द ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर पाती, तो रुबिस्को फ्री है, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 जो उसको मिल रही है उसी से अपना काम चलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब बस थोड़ा सा ये बचा है जिसको हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के मैं 3 पार्ट रख रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 आपको लिंक में मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरीके से और एडिशनल चीज़ें चाहिए, कौन से टॉपिक आपको चाहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ बिग चैप्टर एंड आई डोंट वांट कि आपको ये सिर के ऊपर से जाए, इसीलिए मैं इसको बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझा रही हूँ धीरे धीरे। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।